हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल गुडविल एजुकेशन पे। और आज की जो ये वीडियो है ये है हमारा द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट, जो कि 12th क्लास इंग्लिश का हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्लैमिंगो से। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जो यहाँ पे अवेलेबल है, एज़ यू कैन सी 8799733077। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है चैप्टर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को लेने के लिए भी मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे। और उस पेड कोर्स के अंदर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। पेड कोर्स की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ इसके थ्रू भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पेड कोर्स में आपको एडिशनल चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, आपके डाउट सेशंस होंगे, प्राइवेट ग्रुप होगा। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो उस पेड कोर्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं और उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और किसी भी अपडेट के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है सुमित सेमिनार्स, क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो पोस्ट करते रहता हूँ। और साथ में कोई भी क्वेरी होगी तो सबसे पहले आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिलेगा, तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम स्टडी करेंगे वो है गाइस इस चैप्टर का राइटर के बारे में। तो राइटर की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे चैप्टर का राइटर जो है वो है अल्फोंस डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच राइटर है, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो चैप्टर का टाइटल भी आपने देखा, वो है द लास्ट लेसन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी चीज़ हमारी लाइफ के अंदर लास्ट होगी तो वो कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी हमारी लाइफ पे, हम ये सोच ही सकते हैं। जस्ट इमेजिन आपके जीवन में कोई भी पहली चीज़ और कोई भी एंड चीज़ जो है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। जस्ट इमेजिन कि आपका आज के दिन दुनिया में लास्ट डे है तो कितना इम्पैक्टफुल होगा, या जो फर्स्ट डे है वो कितना इम्पैक्टफुल होगा। तो एवरीथिंग विच इज़ फर्स्ट और लास्ट इन आवर लाइफ दैट इज़ रियली वेरी इम्पैक्टफुल। इस चैप्टर के थ्रू हम इस बात को समझ सकते हैं। तो अल्फोंस डॉडेट ने ये जो चैप्टर हमारे को बताया है, यहाँ पे जो ये शॉर्ट स्टोरी बताई है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट को दर्शाती है। किसको दर्शाती है गाइज? एक हिस्टोरिकल इवेंट को दर्शाती है। और वो हिस्टोरिकल जो इवेंट है वो घटा है 1870 टू 1871 के बीच में। और यहाँ पे जिस वॉर की हम बात कर रहे हैं वो है फ्रैंको जर्मन वॉर, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं अल्फोंस डॉडेट जो है उसकी बर्थ यहाँ पे मैंने लिखी है, साथ में मैंने डेथ के बारे में यहाँ पे बताया है। और क्या बताया है कि वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, साथ में वो एक नॉवेलिस्ट थे, और उनको एक ऑथर माना जाता है सेंटिमेंटल टेल्स का। सेंटिमेंटल टेल्स का मतलब जो इमोशनल टेल्स होती हैं, और प्रोविंशियल लाइफ्स, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ की जो लोगों की जीवन शैली होती है उसको लेके, और फ्रांस में साउथ से वो बिलोंग करते थे, और वहाँ की स्टोरीज उन्होंने ज़्यादातर लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सेटिंग की, कि भाई किस टाइम में इसकी सेटिंग हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई कब सेट हुई है ये स्टोरी। 1870 से 1871 के बीच में सेट हुई है। और कब? फ्रैंको जर्मन वॉर, फ्रैंको पर्शियन वॉर। यहाँ पे ये प्रूशिया जो है वो जर्मनी का ही मतलब एक तरीके से एसोसिएशन है कुछ दूसरे स्टेट्स के साथ, उसको प्रूशिया बोला गया है यहाँ पे। तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो हुआ था, जिसमें जर्मनी के साथ कुछ स्टेट्स मिले हुए थे, उन्होंने जब फ्रांस पे अटैक किया तो उसको लेके यहाँ पे टर्म यूज हुई है फ्रैंको प्रूशियन वॉर। आपको इसके टाइम के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें फ्रांस जो था वो हार गया था प्रूशिया से, जैसा मैंने बताया, लेड बाय बिस्मार्क। साथ में बिस्मार्क का भी एसोसिएशन था। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन जो हैं उनको जर्मन्स ने कैप्चर कर लिया था, मतलब वो प्रूशियन हैंड्स में आ गए थे। तो प्रूशियन हैंड्स में आने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जर्मन कंट्रोल आ गया था, वहाँ पे प्रूशिया का रूल स्टार्ट हो गया था। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या नहीं पड़ा, वो सारी की सारी बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। तो प्लेसेस की अगर हम बात करें तो प्लेसेस में
यहाँ पे फ्रांस में हम मेनली एल्सेस और लॉरेन के बारे में जान रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस के, और बर्लिन जो है वो हमारी जर्मनी की कैपिटल है। फिर एम हैमेल इसमें एक कैरेक्टर हैं जो कि एक टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, उनके स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में गार्डन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स में बात करें तो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो फ्रेंस है, जो कि स्टोरी का सूत्रधार है, नरेटर है, जो स्टोरी को नरेट करता है। एम हैमेल उसके टीचर है जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, और साथ में कुछ विलेजर्स हैं। तो आई होप गाइज जो मैंने आपको अभी तक बताया है वो सारा का सारा आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये सारी की सारी बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगी। तो ये हमारा अभी तक है। अब उससे आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्रीफ स्टोरी के बारे में। किसके बारे में? ब्रीफ स्टोरी के बारे में। लेकिन जो ब्रीफ स्टोरी है, ब्रीफ स्टोरी को बताने से पहले मैं आप लोगों को वैल्यू के बारे में बताऊंगा, चैप्टर की वैल्यू क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज हमें पता चलता है लैंग्वेज की वैल्यू के बारे में। कहीं ना कहीं हम अपनी जो मदर टंग है, इवन हिंदी, उसकी भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो देखो, होता क्या है कि जो चीज़ हमारे को आसानी से मिल जाती है हम उसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इस चैप्टर में भी यही देखा गया है कि किस तरीके से जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी रिस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं करते हैं जब तक वो उनके पास होती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो लैंग्वेज उनसे छिन जाती है, जब प्रूशियन प्रूशियन कैप्चर कर लेते हैं फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस लॉरेन को, और उसके बाद से उनकी लैंग्वेज जो है वो वहाँ से छिन जाती है, न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होती है जर्मन। तो वहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि यार लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो रियलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स का मतलब ये है कि भाई जब तक कोई चीज़ हमारे पास है तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें रियलाइज़ नहीं होती, जब वो चली जाती है उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अभी हम उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन एक टाइम पे जब वो हमारे साथ नहीं होंगे तब हम कह रहे होते हैं कि काश ऐसा ना होता। तीसरा, हमें वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में पता चलता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कहने का मतलब ये है कि हमें चीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंच लैंग्वेज के चैप्टर्स को हमेशा डिले करते रहते थे, वो हमेशा कहते थे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत सारा समय है। फिर लास्ट में हमें पता चलता है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म के बारे में। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्या होता है? लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म होता है गाइज एक्सेसिव प्राइड इन वंस लैंग्वेज। मतलब किसी एक व्यक्ति जो है उसकी भाषा में एक्सेसिव प्राइड फील करना। मतलब यहाँ पे अगर हम लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म की बात करें तो ये जर्मन्स जो हैं वो इसको कहीं ना कहीं दिखाते हैं। कैसे? क्योंकि जर्मन्स जो होते हैं वो अपनी भाषा को एल्सेस और लॉरेन को कैप्चर करने के बाद उनके स्कूल्स जो होते हैं एल्सेस लॉरेन में, वहाँ पे अपनी भाषा को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फ्रेंच को हटा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनको कितना ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड था अपनी लैंग्वेज को लेके। वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे कि उन्होंने अपनी भाषा को ही इम्पोज कर दिया किस पे? एल्सेस और लॉरेन पे। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको ब्रीफ स्टोरी के बारे में बता रहा हूं। देखो भाई, एक लड़का है जिसका नाम फ्रेंस है, जो कि एक स्टूडेंट है, जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उसके एक टीचर हैं जिनका नाम एम हैमेल है। यहाँ पे एम वैसे मॉन्सियोर के लिए स्टैंड करता है, जो कि फ्रेंच में मिस्टर को ही कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। फ्रेंच उनसे काफ़ी ज़्यादा डरता है। लेकिन बाद में फ्रेंच को पता चलता है कि बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आए हैं कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल्स के अंदर, बल्कि यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो प्रूशिया है उसने कैप्चर कर लिया है एल्सेस और लॉरेन को वॉर के टाइम पे। ठीक है, बाद में फ्रेंच को रियलाइज होता है उसकी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में, लेकिन देर हो जाती है। तो अब ये स्टोरी कैसे कैसे चलती है वो मैं आपको डिटेल स्टोरी के अंदर बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और मेरी एक अपील है गाइज, अभी मैं अपील कर रहा हूं, वो अपील ये है कि अगर ये वीडियो आपको एंड तक बहुत अच्छी लगी और आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया तो आप लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जो हम वीडियोस बनाते हैं वो आप लोगों के लिए है, और इन वीडियोस के थ्रू हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। तो प्लीज़ आप मेरी जो वीडियो है इसको लाइक करके, शेयर करके, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, फ्रेंस वॉज लेट फॉर स्कूल। तो फ्रेंस वॉज लेट फॉर स्कूल मतलब जो ये फ्रेंस नाम का स्टूडेंट है, जो कि एम हैमेल का स्टूडेंट है, वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। अब देखो, यहाँ पे मैंने 2 जगहों के बारे में आपको बताया है, एक है एल्सेस और एक लॉरेन, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो मेनली एल्सेस की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं हम? एल्सेस की कर रहे हैं। मतलब एम हैमेल जिस स्कूल में टीचर हैं वो एल्सेस के अंदर है। ठीक है, तो फ्रेंस जो है वो स्कूल के लिए लेट हो गया है। अब स्कूल के लिए लेट हो गया है तो कहीं ना कहीं वो स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि वो एम हैमेल से डरता है। सेकंड पॉइंट देखिए, फ्रेंस वॉज अफ्रेड ऑफ एम हैमेल। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई वो एम हैमेल से डरता क्यों है? क्योंकि एम हैमेल क्या है? एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं। एम हैमेल क्या है? एक बहुत ही ज्यादा
स्ट्रिक्ट टीचर है, इसीलिए वो एम हैमिल से काफ़ी ज़्यादा डरता है। दूसरी चीज़ ये कि एम हैमिल जो उसके टीचर है, उन्होंने एक ग्रामर का लेसन था पार्टिसिपल्स का, जो उसको प्रिपेयर करने के लिए दिया था और वो उसने प्रिपेयर नहीं किया था और वो स्कूल के लिए लेट भी हो गया था। तो उसे लग रहा था कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो एमएमएल मुझे क्या करेंगे, डांटेंगे, ही विल स्कोल्ड मी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं स्कूल के बाहर रहूं। तो यही लिखा है, देखो तीसरा पॉइंट, फ्रेंड्स प्लान्स टू स्टे आउटडोर्स, क्योंकि उसे जो बाहर का एनवायरमेंट था वो ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, जैसे कि चिड़िया का चहचहाना और प्रूशियन सोल्जर्स जो थे उनका ड्रिलिंग, मार्चिंग करना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उसे ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी, आकर्षित लग रही थी। तो वो बाहर सोचता है अपना टाइम स्पेंड करने का, लेकिन वो ये कहता है कि आई हैव स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मतलब कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं रेजिस्ट कर सकता हूं एम हैमिल की डांट को या मार को, क्योंकि वो हैबिचुअल होगा इस चीज का, तो इसीलिए वो जाने का डिसाइड करता है। गाइज अब नेक्स्ट है थिंग्स विच वर स्ट्रेंज, मतलब जब वो जा रहा होता है रास्ते से तो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो उसे काफी ज्यादा स्ट्रेंज नजर आती हैं। देखो पहली चीज तो ये कि उसे एक बुलेटिन बोर्ड होता है रास्ते में जो दिखाई देता है। बुलेटिन बोर्ड हम किसको कहते हैं, जो नोटिस बोर्ड होता है जिसपे वॉर और बैटल की न्यूज सारी आती हैं। तो ऑब्वियसली फ्रैंको जर्मन वॉर चल रहा था, तो वहां पे कोई ना कोई कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर आता होगा, तो वहां काफी ज्यादा बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब हम खुद किसी चीज से परेशान हैं या डरे हुए हैं तो हम दूसरी चीजों पे क्या ध्यान देंगे, तो बुलेटिन बोर्ड पे वो इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो खुद ही स्कूल के लिए लेट हो गया था। फिर एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम यहाँ पे वॉस्टर बताया गया है, जो उसे कहता है कि अभी स्कूल क्यों जा रहे हो भाई, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो उसे लगता है कि यार ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसका स्कूल में लास्ट डे है लैंग्वेज को लेके, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज आगे से नहीं पढ़ाई जाने वाली है, ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो गाइस, तो यूजुअल थिंग्स जो थी वो ये थी कि स्कूल के बाहर जो एनवायरमेंट, थिंग्स विच वॉज स्ट्रेंज ये थी कि ये जो दो बातें हुई, बुलेटिन बोर्ड पे जो क्राउड था, वॉस्टर जो कि उसे टोकता है, फिर दूसरी चीज़ कि स्कूल के बाहर एनवायरमेंट जो होता है वो एकदम शांत होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, वो आप नोट कर सकते हो अपने रजिस्टर में, कि देयर वाज नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की आवाज़ नहीं थी, लेसन के रिपीट होने की आवाज़ नहीं थी, टीचर के अपने रूलर के टेबल पे रैप करने की कोई आवाज़ नहीं थी। तो ये सारी की सारी आवाज़ें जो नॉर्मली आती हैं वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो यूजुअल थिंग्स क्या थी स्कूल में, कि भाई आवाज़ें आती थी बच्चों की, लेसन के रिपीट होने की, टीचर का जो डंडा होता है उसके टेबल पे रैप होने की, ये सारी आवाज़ें आती थी। लेकिन उस दिन कोई भी आवाज़ नहीं थी। साथ में जब वो जाता है अपनी क्लास में, देखो लिखा है ना, फ्रेंड्स रीच टू हिज क्लास, तो क्लास में पहुंचने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि क्लास के अंदर एक तो भाई बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो उसके टीचर होते हैं एम हैमिल, वो उसको बिल्कुल भी डांटते नहीं है लेट आने के लिए, बल्कि क्वाइटली वो उसे अंदर जाके अपनी सीट पे बैठ जाने के लिए बोलते हैं। और नेक्स्ट चीज जो होती है वो है कि जो लास्ट बेंचेस होते हैं जो क्लास में हमेशा खाली रहा करते थे, वहां पे कौन बैठा हुआ होता है गाइस, विलेजर्स बैठे हुए होते हैं। और वो काफी शॉक हो जाता है ये देख के कि आज स्टूडेंट्स के साथ साथ वहां पे विलेजर्स क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि विलेजर्स का तो कोई रोल नहीं होता स्कूल के अंदर, लेकिन वो क्यों बैठे हुए हैं। अब होता क्या है, अनाउंसमेंट करते हैं एम हैमिल। तो एम हैमिल ने अनाउंसमेंट क्या करी कि भाई बर्लिन से ऑर्डर आए हैं, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, कि अब से जो एल्सेस और लॉरेन है वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्यों पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो प्रूशिया है उसने क्या करा है, कैप्चर कर लिया है एल्सेस और लॉरेन को। तो ये जो न्यूज होती है गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज होती है ये फ्रेंड्स के लिए थंडर क्लैप होती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो वर्ड्स कौन से थे जो फ्रेंड्स के लिए थंडर क्लैप थे, तो वो वर्ड्स यही थे। जब फ्रेंड्स को ये बात पता चलती है कि अब से वो लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएगा, तो एमएमएल की जो ये अनाउंसमेंट होती है ये उसके लिए रियली शॉकिंग होती है। तो फ्रेंड्स को ये बात रियलाइज होती है। अब कहीं ना कहीं मैंने आपको जो पॉइंट यहाँ पे जो वैल्यू बताई थी शुरुआत में, आप देख सकते हो, रियलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी तक उसको इस बात का रियलाइजेशन नहीं था कि उसकी भाषा उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब उसकी भाषा उससे दूर जा रही है तो उस टाइम पे उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा सैड है, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और वो अब क्या करेगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, वो बैठा हुआ है, थोड़ा सा मायूस है, सारे के सारे लोग मायूस हैं। अब उसे ये बात समझ में आती है कि विलेजर्स वहाँ क्यों आए हुए हैं, क्योंकि वो अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं एम हैमिल को, जिन्होंने 40 साल सेम स्कूल के अंदर पढ़ाया है, और अब उन्हें जाना है, कल से एक नया जर्मन टीचर आएगा वहाँ पे पढ़ाएगा। तो वो सारे के सारे परेशान हैं इस बात को लेके, तो वो अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे कुछ फॉर्मर पर्सनैलिटीज भी होती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर्मर पोस्ट मास्टर हो गया, मेयर हो गया, और भी कई सारे लोग होते हैं जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी विलेज की, ठीक है। अब होता क्या है, आगे लेसन स्टार्ट होता है। अब चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है आप समझ गए होंगे।
तो एम हैमिल जो हैं, जो कि एक टीचर हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जिनकी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं और बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं। तो अब इनका जो करेक्टर है गाइज वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं आपको बता दूं, देखो एक लाइन है हमारी गाइज, ये लाइन है, मान लेते हैं ये है ऑर्डर आने से पहले का समय, ये है ऑर्डर आने के बाद का समय, और ये वो पॉइंट है जब ऑर्डर आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑर्डर आने से पहले, अगर मैं ऑर्डर आने से पहले कैरेक्टर्स की बात करूं तो फ्रेंड्स क्या है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में। दूसरी जगह एमएमएल क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन ऑर्डर आने के बाद की बात करूं तो फ्रेंड्स पढ़ाई में एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड हो जाता है और एमएमएल एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति। हम कैसे कह सकते हैं, जब फ्रेंड्स आता है तो वो उसको लेट आने के लिए डांटते नहीं है, मारते नहीं है। इवन जब क्वेश्चन पूछते हैं एमएमएल फ्रेंड से और वो फेल हो जाता है तो उस टाइम पे भी वो उसे पीटते नहीं है, डांटते नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या शो करते हैं, रिग्रेट शो करते हैं। कहीं ना कहीं वो अफसोस जताते हैं कि जो बच्चे हैं उन्होंने कभी भी अपनी लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया, और इसके लिए वो बहुत मायूस होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने हमेशा से ये कहा कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, लेकिन आज देखो एक समय आ गया है, तुम ये भी नहीं कह सकते कि हम कल कर लेंगे, क्योंकि कल से अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कि बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो वो जिम्मेदार ठहराते हैं, अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इसके लिए भाई एक तो तुम्हारे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो थे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता था कि वो तुम्हें फार्म पे काम करने के लिए भेजें, मिल पे काम करने के लिए भेजें, वो तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ पे नहीं बेचते थे। दूसरा वो स्टूडेंट्स को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। मेन तो पेरेंट्स और अपने आप को ठहराते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि बच्चे रिलक्टेंट थे स्टडी के लिए, वो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं थे। तीसरा वो अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। अपने आप को दो रीजन से जिम्मेदार ठहराते हैं। एक तो भाई मैं फिशिंग के लिए जाता था तो मैं तुम्हारी क्लास को डिसमिस कर देता था। दूसरा तुम्हें गार्डनिंग के लिए मैं भेजा करता था, पानी डालने के लिए गार्डन में, जो कि गलत था, मुझे तुम्हें उस वक्त पढ़ाना चाहिए था। तो यहाँ पे वो तीनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो मैंने बताया है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। तो ये हमारा लास्ट पेज है गाइस। तो अब वो लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये लैंग्वेज जो तुम पढ़ रहे हो, फ्रेंच लैंग्वेज, वो उसको क्या कहते हैं कि भाई इस दुनिया की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच। फिर कहते हैं क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। और वो ये भी कहते हैं कि इस लैंग्वेज को तुम हमेशा गार्ड करके रखना, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर तुम्हें आने वाले समय में आज़ादी चाहिए, जो ये फ्रैंको जर्मन वॉर हुआ, इसमें प्रूशिया ने कैप्चर कर लिया डिस्ट्रिक्ट्स को फ्रांस के, अगर तुम्हें इसमें फ्रीडम चाहिए, वापस तुम्हें जर्मन से आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपनी लैंग्वेज को एक ढाल बनाना होगा। तो तुम्हें अपनी लैंग्वेज को हमेशा सुरक्षित अपने पास रखना है, क्योंकि ये तुम्हारी आज़ादी की चाबी बनेगी। इफ यू हैव योर लैंग्वेज, इट इज एज इफ यू हैव अ की टू योर प्रिजन। तो यही है, उन्होंने गार्ड करने के लिए बोला। फिर क्लास में साइलेंस होता है, इतना ज्यादा साइलेंस होता है कि यहां तक कि जो स्क्रैचिंग ऑफ पेन था उसकी भी आवाज आ रही होती है, और सारे लोग बहुत सीरियस थे। इवन कुछ बीज थी जो अंदर एंटर करती हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ तक ध्यान नहीं देता, क्योंकि सारे लोग अपनी तरफ बिजी होते हैं, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में बिजी होते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा होता जैसे मानो ये क्लास पहले पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, स्पेशली फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है अपने फ्रस्ट्रेशन में, वो बहुत बेवकूफ़ी भरी बातें भी करता है। वो कहता है कि अगर इन जर्मन्स के बस की है तो ये लोग जो पीजन्स हैं, क्योंकि छत के ऊपर जो पीजन्स होते हैं वो गुटरुगु की आवाज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कहता है कि जर्मन्स जिस तरीके से हमारे पे अपने ऑर्डर्स को इंपोज कर रहे हैं, प्रूशियंस, क्या ये इन कबूतरों को भी बोलेंगे कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज में तुम जर्मन लैंग्वेज में बोलो? वुड दे इवन कंपेल द पीजन्स टू सिंग इन जर्मन? क्या ये अपनी जर्मन लैंग्वेज को नरेट करवा पाएंगे, बुलवा पाएंगे इन पीजन से? जिससे क्या पता चलता है, वो ये समझाना चाहता है कि हम लोगों पे कैसे इंपोज कर सकते हैं। यहाँ पे उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्पलेस है, लाचार है, वो करे भी तो करे क्या। अब एम हैमिल जो है वो हर एक चीज को ध्यान से देख रहे हैं, कभी ट्री की तरफ देख रहे हैं, कभी गार्डन की तरफ देख रहे हैं, कभी चेयर की तरफ देख रहे हैं, कभी डेस्क की तरफ देख रहे हैं, जैसे मानो वो हर एक चीज को अपनी मेमोरीज में समेट लेना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन्होंने 40 साल सेम स्कूल में बिताए हैं और अब उन्हें उस जगह से जाना पड़ रहा है। ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्श बात है। अब लास्ट वर्ड्स क्या होते हैं, लास्ट के अंदर वो खड़े होते हैं अपनी चेयर पे। पहले तो वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन समथिंग चोक्ड हिम, वो रुक जाते हैं और वो विवा ला फ्रांस लिखते हैं बोर्ड पे, बड़ा बड़ा क्या लिखते हैं, विवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, विवा ला लॉन्ग लिव फ्रांस। और वो क्लास को डिसमिस कर देते हैं, वो भी अपने जेस्चर के साथ, मतलब वो पलट के नहीं देखते। हो सकता है वो रो रहे हो, इमोशनल हो, कुछ भी हो सकता है। वो बोर्ड की तरफ ही अपना फेस रखते हैं और वो अपने हाथ के इशारे से क्लास को डिसमिस कर देते हैं। अब उन्होंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि शायद प्रूशियन सोल्जर्स थे, वो विंडोज के बाहर की तरफ बिल्डिंग के ड्रिलिंग मार्चिंग कर रहे थे, तो उनका ये शाउट करवाना विवा
ला फ्रांस बिल्कुल भी ठीक नहीं था एज अ टीचर, शायद ये एक रीजन हो सकता है, बाकी आप भी रीजन कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हमारा डिटेल्ड एनालिसिस खत्म होता है, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से फिनिश हो जाता है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अब गाइज रिक्वेस्ट है मेरी एक आप लोगों से, एज अ टीचर ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो आई होप आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को जरूर फॉलो करोगे। लिटरेचर इज नॉट ओनली अ लैंग्वेज, कई सारे बच्चे लिटरेचर को सिर्फ एक लैंग्वेज मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक फीलिंग है, इसको महसूस करो। जब मैं स्टोरी बताता हूं आपको, जब तक ये महसूस नहीं होगा आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकते। इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो प्लीज स्टार्ट फीलिंग इट, चीजों को इमेजिन करा करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं गाइस, इनसे बाहर कुछ नहीं आ सकता आपके बोर्ड में। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टेड क्यों नहीं था स्कूल जाने में, ये। दूसरा, बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे, ये। तीसरा, क्या चीजें थी जो अनयूजुअल थी स्कूल में, ये। चौथा था कि एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला, और पांचवा है कि एमएमएल ने किसको जिम्मेदार ठहराया। तो आई होप मेरे चैप्टर पढ़ाने से आपको समझ में आ गए होंगे पांचों क्वेश्चंस। तो आप प्लीज इनके आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के पोस्ट करो, ताकि मैं आपको बताऊं आपने कितना ठीक लिखा है और कितना गलत लिखा है। तो प्लीज गाइज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और गाइज हमारा जो पेड कोर्स है उसको लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे को मैसेज जरूर करें, क्योंकि ये पेड कोर्स जो है उसमें मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ जो डीप एनालिसिस की वीडियो है, इसमें और ज्यादा चीजों को ऐड करके वो वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो प्राइवेट है। साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, सैंपल पेपर, डाउट सेशंस, और आपके डिमांड पे वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 1000 रुपीज कंप्लीट कोर्स के हैं, जो एक बहुत बड़ा चार्ज नहीं है। तो आई होप आप मुझे मैसेज जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।